हम ऐसा मान सकते हैं कि कोई भी करंट कैरिंग लूप है वो मैग्नेटिक डाइपोल है, एंड दैट विल बी प्रूव्ड इन चैप्टर नंबर 5। अब आज का हमारा जो टॉपिक है, आज जो हम करने वाले हैं वो ये है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट लूप ऑन इट्स एक्सिस। चलो, किसी को पता है, किसी को ये चीज पता है कि इलेक्ट्रिकल डाइपोल का मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे कितना था? द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस। Q cos theta upon RQ। अरे मैं पोटेंशियल की बात नहीं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ। पता है किसी को? हाँ, 2k p इंटू पी कैप, मतलब वेक्टर p, 2kpr अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर। But if r is much greater than a, then what is the formula? 2kp upon r cube, if you remember। क्या आपको ये पता है? हाँ सर। तो जैसा इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ऐसा ही फॉर्मूला मैग्नेटिक डाइपोल का फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होना चाहिए। एंड मैंने अभी आपको बताया कि हम वी कैन कंसीडर द करंट कैरिंग लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। करंट कैरिंग लूप को हम मैग्नेटिक डाइपोल कंसीडर कर सकते हैं। तो फॉर्मूला भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा ही फॉर्मूला यहां पे मिलना चाहिए। वैसे हमको ये पता है, चलो ये पता है फ्रेंड्स के मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ कॉइल ऑन इट्स एक्सिस। चलो कोई मुझे बताएगा व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कॉइल ऑन इट्स एक्सिस? किसी को याद है? where a is the radius, where a is the radius of a coil। क्या ये फॉर्मूला आपको पता है फ्रेंड्स? यस और नो? यस सर। ओके, तो कोइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका ये फॉर्मूला है ऑन द एक्सिस। नाउ कंसिडर x is much greater than a, so on that circumstances what should be the formula? We can neglect, अगर ऐसा हो रहा है तो neglecting a with respect to x, तो हम a को निग्लेक्ट कर सकते हैं। सो व्हाट विल द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी? अब फॉर्मूला क्या होना चाहिए? बोलो।
Can I write this way? Is it okay? Yes, sir. अब मैं है ना पाई से मल्टीप्लाई करता हूं, पाई से डिवाइड करता हूं। मैंने इसको पाई से मल्टीप्लाई किया एंड पाई से डिवाइड किया। बट फ्रेंड्स पाई स्क्वायर तो क्या होता है? एरिया नहीं, हाँ बराबर। पाई स्क्वायर तो लूप का एरिया हो जाएगा। बट आपको ये पता है ये NIA क्या होता है? म्यू। It is the magnetic dipole moment of the coil. NIA is nothing but it is the magnetic dipole moment of the coil. अब मैं वापस से 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 से डिवाइड करता हूं, तो इट विल बी कम्स आउट टू बी 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, m upon x cube, where m, as you know, where m is the magnetic dipole moment of the coil that we had discussed earlier. तो फ्रेंड्स अगर ये फॉर्मूला अगर आप देखते हो और उसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हो, तो वेक्टर फॉर्म में भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 म्यू 0 अपॉन 4 पाई वेक्टर m अपॉन x क्यूब। और ये जो फॉर्मूला है वो एग्जैक्टली इसके साथ कंपेटिबल है। देखो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 1 अपॉन 4 पाई यहाँ पे भी है, 1 अपॉन 4 पाई यहाँ पे भी है। बट हमको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी में जहां पे 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है, मैग्नेटिज्म में वहां पे ऊपर की साइड नॉट आता है। इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन डिस्टेंस क्यूब, अपॉन डिस्टेंस क्यूब। So can I say both the formula are compatible, 100% compatible to each other? Yes, sir. तो जैसे इलेक्ट्रिकल डाइपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला हमको करंट कैरिंग लूप के लिए, वैसे करंट कैरिंग लूप कैन बी कंसिडर्ड एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, वो हम चैप्टर नंबर 5 में प्रूव कर देंगे। सर हाँ बोलो सर, ये नहीं खबर पड़ी पाई के बाद वाले से। कौन सा स्टेप? सर लास्ट सेकंड। यस ये सर, step? वो इसके पहले वाला। ये यस सर। तो इसमें पाई से मल्टीप्लाई किया, पाई से डिवाइड किया और कुछ नहीं किया। तो सर वहाँ पे ए कैसे आया? अरे एरिया क्या, सर्कल का एरिया आपको पता नहीं है? हाँ हाँ सर, पाई ए स्क्वायर। हाँ रेडियस अगर a है तो पाई a स्क्वायर होगा, तो मैंने a लिख दिया उसमें। यस यस इज इट ओके? यस सर। एंड NIA जो है, NIA वो तो डाइपोल मोमेंट है, वो हमने डिस्कस कर लिया। हाँ हाँ। तो क्या कंक्लूजन क्या मिला? कंक्लूजन ये मिला कि इलेक्ट्रिकल डाइपोल के लिए उसके एक्सिस पे जैसा फॉर्मूला हमको मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ऐसा ही फॉर्मूला मैग्नेटिक डाइपोल के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का मिलता है। तो इसके द्वारा हम ऐसा भी कह सकते हैं विदाउट प्रूफ कि इक्वेटर के लिए भी फॉर्मूला कंपेटिबल होने चाहिए। इक्वेटर के लिए भी फॉर्मूला कंपेटिबल होने चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड इक्वेटर पे क्या होता है, तो माइनस के पी अपॉन आर क्यूब होता है। तो सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वेक्टर m अपॉन आर क्यूब। तो ये इक्वेटर में भी हम विदाउट प्रूफ इसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि इलेक्ट्रिकल डाइपोल के इक्वेटर पे जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, ऐसा ही फॉर्मूला मैग्नेटिक डाइपोल मतलब कोइल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे ऐसा ही फॉर्मूला हमको मिलेगा। तो क्या फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया? Yes, sir. तो दैट इज अ 2 मार्कर क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा है कि मुझे ये एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो हमने ये एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला फाइंड कर दिया, दैट इज अ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन x क्यूब, एंड इट इज एग्जैक्टली कंपेटिबल विद द इलेक्ट्रिकल डाइपोल। और वो जो कंपैरिजन का इक्वेशन है
कंपैरिजन का जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन इसके बाद है, राइट द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग लूप as a magnetic dipole on its axis and compare it with the electrical field of the electrical dipole. तो इसके कंपैरिजन का क्वेश्चन आपके इंफॉर्मेशन के लिए है। 37 क्वेश्चन में दोनों का कंपैरिजन किया हुआ है एंड 38 क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि भाई अगर एक्सिस पे दोनों के फॉर्मूला कंपेटिबल है तो इक्वेटर पे भी हम ऐसा लिख सकते हैं। तो इक्वेटोरियल पॉइंट में भी ऐसा ही फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, वो विदाउट प्रूफ हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो वही क्वेश्चन नंबर 38 में वही बताया है। बट 38 में एक मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द मिस्टेक इन द फॉर्मूला इन द क्वेश्चन नंबर 38? माइनस। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे एंड यहाँ पे दोनों जगह पे माइनस आना चाहिए, बिकॉज इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे दोनों जगह पे माइनस आना चाहिए। तो ये 37 एंड 38 जो है ना, वो दोनों कंपैरिजन के क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल के। वो दोनों एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक डाइपोल। देखो चैप्टर नंबर 5 में हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी मैं आपको बता देता हूं कि इलेक्ट्रिकल डाइपोल का मतलब क्या आता है कि पॉजिटिव चार्ज एक होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, और दोनों को आप सेपरेट कर सकते हो। दोनों को सेपरेट कर सकते हो, बट मैग्नेटिक डाइपोल में नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं, उन दोनों को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। Till now, individual existence of only North Pole or only South Pole is not found. North and South are always found in the pair, while individual positive or individual negative charge is possible. तो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक डाइपोल के बीच में मेन डिफरेंस ये है कि इंडिपेंडेंट नॉर्थ पोल या साउथ पोल पॉसिबल नहीं है, बट इंडिपेंडेंट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पॉसिबल है। So that is the main difference. तो क्या लिखा है कि a fundamental difference between the electrical and magnetic dipole is that electrical dipole is built up of the two elementary unit, the charges, that is or electrical monopole. In the magnetism, a magnetic dipole or current loop is most elementary element. इसका मतलब क्या हुआ कि magnetic dipole खुद ही एक elementary element है, उससे कम उससे छोटा नहीं है। इसका इंडायरेक्ट मीनिंग क्या हुआ? इसका इनडायरेक्ट मीनिंग ऐसा हुआ कि मैग्नेटिक डाइपोल में से आप नॉर्थ एंड साउथ को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, वो खुद ही एक एलिमेंट है। पर इलेक्ट्रिकल डाइपोल में प्लस क्यू एंड माइनस क्यू वो दोनों एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल है, उसको आप सेपरेट कर सकते हो। वही लिखा है, देखो, द इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज इज अ मैग्नेटिक मोनोपोल आर नॉट नोन टू एग्जिस्ट। कोई एक मैग्नेटिक पोल नॉर्थ या साउथ एग्जिस्टिंग नहीं है। तो दैट इज द मेन डिफरेंस। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या सीखने मिला कि इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल इज नॉट पॉसिबल, व्हाइल इलेक्ट्रिकल प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज इज पॉसिबल। इसके बारे में डिटेल में हम चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, गिव टू, ये सारे एमसीक्यू के लिए है, give two different property of the current carrying coil and state amperes suggestion. तो क्या है, give two different properties of the current carrying coil and state the ampere suggestion. What is written? We have shown that the current loop produces the magnetic field and behave like a magnetic dipole as a large distance. It is subject to a torque like a magnetic needle. देखो, हमने लास्ट दो थियरी में दो चीज प्रूव किया। एक तो कोई करंट कैरिंग लूप को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो क्या होता है, कोई मैग्नेटिक फील्ड को अगर करंट कैरिंग लूप में रखते हो तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड को करंट कैरिंग लूप के अंदर रखते हो तो आपको पता है कि उसके ऊपर टॉर्क, इट विल एक्सपीरियंस दिस द टॉर्क, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1। एंड नंबर 2, हमने ये भी देखा कि इंडिविजुअल करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल है।
तो these are the two different characteristic of the current carrying loop. सर हाँ बोलो. सर फरीदी को ना मालूम नेट जतो रही हो तो मतलब लास्ट 2 टॉपिक में हमने क्या सीखा? हमने एक चीज ये सीखा कि अगर कोई करंट कैरिंग लूप है तो उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है, एंड टॉर्क का जो वैल्यू है वो बिना साइन थीटा. मतलब द कैरेक्टरिस्टिक, क्वेश्चन ऐसा है कि राइट डाउन द 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल. करंट कैरिंग कॉइल के 2 कैरेक्टरिस्टिक आपको लिखना है. तो नंबर 1, करंट कैरिंग कॉइल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो उसके ऊपर टॉर्क प्रोड्यूस होता है. दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1. नंबर 2, करंट कैरिंग कॉइल हमने देखा कि उसके जो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूला है वो इलेक्ट्रिकल डाइपोल के साथ कंपेटिबल है. मतलब करंट कैरिंग कॉइल विल बिहेव एज अ मैग्नेटिक डाइपोल. तो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक हमने यहाँ पे डिस्कस किया. तो इसके ऊपर से एम्पियर ने ऐसा बताया कि दिस लीड्स एम्पियर टू सजेस्ट दैट ऑल द मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द सर्कुलेटिंग करंट्स. दिस सीम्स टू बी अ partly true and no magnetic monopole have been seen so far. However, elementary particles such as an electron or proton also carries a intrinsic magnetic moment not accounted by the circulating currents. देखो एम्पियर ने ऐसा बताया कि ये मैग्नेटिक कॉइल जो होती है वो मैग्नेटिक डाइपोल ऐसे बिहेव करती है. तो उसका मतलब ऐसा हुआ कि जो भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है दैट इज ड्यू टू अ करंट कैरिंग अ लूप. ऐसा एम्पियर ने बताया. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 41 इज इंपॉर्टेंट फॉर द 3 और 4 मार्क्स IMP. देखो क्वेश्चन नंबर 36 जो आज मैंने करवाया वो आपको एज ए 2 मार्क प्रिपेयर करना है. उसके बाद 37, 38, 39 एंड 40 ये 4 क्वेश्चन आपको एज ए MCQ है. और अब ये क्वेश्चन नंबर 41 जो मैं करा रहा हूं दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 और 4 मार्कर क्वेश्चन. तो अब क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बताता हूं. क्वेश्चन ऐसा है कि कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास रोटेट हो रहा है. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास रोटेट हो रहा है तो उसके द्वारा जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगा तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड we have to derive the relation between the magnetic dipole moment and the angular momentum. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास रोटेट हो रहा है तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मुझे उसके एंगुलर मोमेंटम के साथ उसका रिलेशन चाहिए. सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज we want to derive the relation between magnetic dipole moment and angular momentum for electron revolving around a nucleus. तो न्यूक्लियस के आसपास कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है तो उसके लिए मुझे उसके डाइपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम के बीच में रिलेशन फाइंड करना है. तो अज्यूम करते हैं कि ये कोई न्यूक्लियस है और उसके आसपास कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व हो रहा है. तो अज्यूम करते हैं
अज्यूम करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व हो रहा है, यहाँ पे कहीं पे इलेक्ट्रॉन है और इसका रिवॉल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस, इसका रिवॉल्यूशन हो रहा है। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये रोटेशन का एक्सिस है। अच्छा, सोचो कि इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी वेक्टर है, तो कोई मुझे बताएगा कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो करंट प्रोड्यूस होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा? इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व हो रहा है, डाउनवर्ड। नहीं नहीं, करंट की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन ये रोटेट हो रहा है, ये लूप के अंदर, मतलब ऐसे रोटेट हो रहा है, मतलब उसका वेलोसिटी ऐसे इस हिसाब से है, ये इसका वेलोसिटी है, मतलब इसी हिसाब से वो रोटेट हो रहा है। तो माय क्वेश्चन इज दैट, क्या इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज, तो कन्वेंशनल करंट कौन से डायरेक्शन में लेना होता है आपको? ऑपोजिट। अपोजिट। हाँ, तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे क्लॉक ऐसे इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है तो उसका कन्वेंशनल करंट जो होगा वो उससे अपोजिट डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट इज इन द टेकन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज। मतलब कन्वेंशनल करंट इज ऑलवेज टेकन इन द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन ऐसे है तो करंट आपको इससे अपोजिट लेना पड़ेगा, तो डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी लाइक दिस। तो क्या ये बात आपको समझ में आया? क्या ये बात आपको समझ में आया? ये जो करंट का डायरेक्शन है वो आपको ऐसे मिलेगा, क्या ये समझ में आया? यस सर। चलो अब मुझे ये बताओ कि डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसे मिलता है? तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन फाइंड करने का रूल क्या है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में आपको स्क्रू को घुमाना है। तो आप स्क्रू को घुमाओ, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में स्क्रू को घुमाओ, तो स्क्रू कैसे आगे बढ़ेगा? करंट के डायरेक्शन में आपको स्क्रू घुमाना है, तो स्क्रू कहाँ पे बढ़े, कैसे आगे बढ़ेगा? You have to rotate the screw in the direction of current. You have to put the screw perpendicular to the plane of the circulation. और आपको रोटेट करना है, तो स्क्रू अगर रोटेट करोगे आप करंट के डायरेक्शन में, राइट हैंड स्क्रू, तो कौन से डायरेक्शन में वो आगे बढ़ेगा? What will be the direction of the advancement of the screw? कोई बताएगा मुझे? कहाँ पे मिलेगा? Direction of magnetic dipole moment can be found by right hand screw, which is shown in figure. तो फ्रेंड्स, अगर आप करंट के डायरेक्शन में, अगर आप करंट के डायरेक्शन में स्क्रू को रोटेट करोगे, आपको स्क्रू ऐसे परपेंडिकुलर प्लेस करना है और ऐसे रोटेट करना है करंट जिस डायरेक्शन में, तो स्क्रू ऊपर की तरफ जाएगा, स्क्रू ऊपर की तरफ जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो सर्कुलर लूप है वो हॉरिजॉन्टल है, सर्कुलर लूप जो है वो हॉरिजॉन्टल है और करंट ऐसे रोटेट हो रहा है, तो आपको करंट के डायरेक्शन में अगर स्क्रू घुमाओगे तो स्क्रू ऊपर की तरफ जाएगा। क्या ये बात समझ में आया फ्रेंड्स? ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, वो समझ में आया आपको?
फ्रेंड्स, हाँ सर। मेरी आवाज आ रही है आपको? एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर। ओके, अब मैं ना एंगुलर मोमेंटम फाइंड करता हूं। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द एंगुलर मोमेंटम? 11th स्टैंडर्ड एंगुलर मोमेंटम V कैसे equals to मिलता है? R omega, V upon R. नहीं, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। उसमें जो ओमेगा है वो तो एंगुलर वेलोसिटी है भैया, मैं मोमेंटम की बात कर रहा हूँ। तो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो r क्रॉस p है। दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। अगर मैग्नीट्यूड वाइज सोचते हैं तो इट इज आर पी साइन थीटा। आर पी के बदले आप लिख सकते हो एम वी। अब कभी भी P square by M चलेगा? कोई भी सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर मोशन में वेक्टर आर एंड वेक्टर पी, पी जो होता है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। तो सर्कुलर मोशन के अंदर वेक्टर आर एंड वेक्टर के पी के बीच में एंगल ऑलवेज कितना होता है? 90. 90 ही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आर पी के बदले एम वी एंड साइन 90 का मतलब हो जाएगा साइन 91। तो मतलब दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। इट विल बी कम्स आउट टू बी आर एम इंटू वी। वी के बदले आप आर ओमेगा भी लिख सकते हो। वी के बदले आप आर ओमेगा लिख दो तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर एम ओमेगा। अगर वी के बदले आर ओमेगा लिख दे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू एम वी। बट अभी एम वी आर रखते हैं, हम एम वी आर को ही ऐसे ही रखते हैं एज इट इज। ओके, चलो और मुझे डायरेक्शन बताओ। सपोज कि हमारा पार्टिकल यहाँ पे है, तो मोमेंटम वेलोसिटी, इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है ना वो ये रहा। तो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर कौन से डायरेक्शन में होगा? तो यू हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट ओवर देयर। आपको वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर। और वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में ही वेक्टर पी होता है। और आपका जो रेडियस वेक्टर, रेडियल वेक्टर, वेक्टर आर, तो वेक्टर आर तो आपको सर्कल के सेंटर से कनेक्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर वेक्टर आर। अब आप वेक्टर आर से वेक्टर पी के तरफ स्क्रू घुमाओ तो आपको आर क्रॉस पी का डायरेक्शन मिलेगा। तो मुझे सोच के बताओ कि ये आर क्रॉस पी का डायरेक्शन आपको कौन सा मिलेगा? आपको आर क्रॉस पी का डायरेक्शन कौन सा मिलेगा, सोच के बताओ। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। ये आपका वेक्टर आर का डायरेक्शन है और ये वेक्टर पी का डायरेक्शन है। तो मुझे ये बताओ कि अगर आर टू पी, वेक्टर आर के डायरेक्शन से पी के डायरेक्शन में अगर स्क्रू घुमाते हो तो आपको वो स्क्रू कौन से डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा? वी हैव टू फाइंड द Down. डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एल एंड वेक्टर एल इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन आप फाइंड कर सकते हो राइट हैंड स्क्रू। तो आपको आर से पी तक स्क्रू घुमाना है। तो चलो स्क्रू घुमाओ, ऊपर देखो और स्क्रू घुमाओ तो कौन से डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा? Downward. वो डाउनवर्ड जाएगा। मतलब वेक्टर एल का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड मिल जाएगा। क्या ये आपको समझ में आया? Yes sir. एंड वेक्टर एम है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है इन द फिगर। मैंने जो फिगर ड्रॉ किया इसके बारे में, मैंने जो फिगर ड्रॉ किया मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो क्या ये चीज आपको यहाँ तक समझ में आया फ्रेंड्स? Yes sir. नाउ फॉर सर्कुलर मोशन, हमको ये पता है, सर्कुलर मोशन के लिए मुझे ये पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं टाइम को 1 टाइम इंटरवल कंसिडर करता हूँ कैपिटल टी,
So how much the distance traveled in the one interval of time, capital T? Capital T is the time of interval, time 2 of pi r. पीरियोडिक टाइम। तो एक पीरियोडिक टाइम कंप्लीट होने के में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होता है? 2 pi r circumference. तो डिस्टेंस कैन आई से इट इज अ 2 पाई आर। चलो ये बात समझ में आया आपको? तो ये टी का वैल्यू कितना होगा फ्रेंड्स? कैन आई से इट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर बाई वी। चलो हमारा जो अल्टीमेटली टारगेट है ना, ये तो ये है, व्हाट इज अवर अल्टीमेटली टारगेट? और अल्टीमेटली टारगेट इज टू फाइंड द डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट of electron revolving around the nucleus, वो आपको पता है कि अगर एक टन है, एक ही टन, तो आइए अगर n नंबर ऑफ टन्स है, अगर n नंबर ऑफ टन्स है तो NIA, और एक टन अगर बन रहा है, एक ही टन है, तो उसका आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन IA है, इफ n इज इक्वल्स टू 1। तो अगर मुझे ये डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मोमेंट, ऑर्बिटल डाइपोल, इसको, ये डाइपोल मोमेंट को मैं बोलूंगा ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट। इसको ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन, इट इज ड्यू टू द सर्कुलर मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। वो ऑर्बिटल मोशन है, इसके द्वारा, इसका जो नाम है उसका नाम ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट पड़ा हुआ है। तो मुझे अगर ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रॉन का फाइंड करना है, तो पहले मुझे है ना करंट फाइंड करना पड़ेगा, और ये लूप का एरिया तो हमको पता ही है कि पाई आर स्क्वायर है। तो अब मुझे करना क्या पड़ेगा? मुझे करंट फाइंड करना पड़ेगा। तो करंट फॉर्म्ड बाय सर्क्यूलेटिंग इलेक्ट्रॉन, तो हमको पता है कि करंट का बेसिक फॉर्मूला क्या है, तो चार्ज अपॉन टाइम है। तो अगर मैं टाइम को टाइम इंटरवल कैपिटल टी ले लूं, तो कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गए? मैं कैपिटल टी टाइम लेता हूं तो रिवॉल्यूशन कितने कंप्लीट हो गए? एक। हाँ एक। अगर मैं टाइम को टाइम इंटरवल कंसीडर करता हूं तो एक ही रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा। तो एक ही रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा तो चार्ज, कितना चार्ज पास होगा? कोई एक पॉइंट में से कितना चार्ज पास होगा? एक रिवॉल्यूशन हुआ तो कोई एक पॉइंट में से एक ही बार इलेक्ट्रॉन पास होगा। तो द चार्ज विच इज पासिंग फ्रॉम द एनी पॉइंट विल बी इक्वल्स टू 1 टाइम्स इनटू ई। क्या यह बात आपको समझ में आया? यस सर। बट टी का वैल्यू तो क्या है भैया? वो तो 2 पाई आर बाई वी है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 के द्वारा हमको पता है कि ये जो कैपिटल टी पीरियोडिक टाइम का वैल्यू तो 2 पाई आर बाई वी है। तो डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर, तो इट विल बी ईवी अपॉन 2 पाई आर। तो अब यहाँ पे मैं करंट का वैल्यू प्लेस करूंगा, जो मुझे मिला ईवी अपॉन 2 पाई आर। चलो अब क्या होगा कि एक पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर भी कैंसिल हो जाएगा। तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विल बिकम्स 1/2 EVR। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो। सो दैट इज, ये पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला वो तो पता ही है हमको। करंट फॉर्म्ड बाय द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ये इसका फॉर्मूला है। चलो अब मुझे क्या करना है पता है आपको? मुझे है ना ये डाइपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंट के बीच में, डाइपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंट के बीच में रिलेशन लाना है। तो एंगुलर मोमेंट का फॉर्मूला जो है ना वो RME है, RM इंटू वी है। तो यहाँ पे V एंड R तो आ गया, बट कौन बचा हुआ है अभी? कौन बचा हुआ है? V एंड R तो है, बट अगर मुझे ये एंगुलर मोमेंटम लाना है तो किसको लाना पड़ेगा अभी? मास। तो मास को लाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा कि मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इलेक्ट्रॉन के मास से ये इसको मल्टीप्लाई करता हूं, और इलेक्ट्रॉन के मास से उसको डिवाइड करता हूं। हियर द मास इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हियर द मास इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैंने क्या किया कि ये इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई किया, मास से डिवाइड कर दिया।
तो ये जो m, ये ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट mo एंड दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये mvr बचा, वो तो क्या है फ्रेंड्स? मोमेंटम एंगुलर लीनियर मोमेंटम। So एंगुलर एंगुलर finally we got the relation. We got the relation between the orbital magnetic dipole moment and the angular momentum. ऑर्बिटल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंट के बीच में मुझे रिलेशन मिल गया। अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इफ आई वांट्स टू राइट द रिलेशन इन द वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई मुझे बताएगा? दोनों के डायरेक्शंस जो है वो एक दूसरे से अपोजिट है। देखो, look at the figure. You find out that the direction of the angular momentum and direction of the orbital dipole moment are in the opposite direction. So अगर वेक्टर फॉर्म में ये रिलेशन लिखना है तो आपको ऐसे लिख सकते हो इसको। So finally this is a very important question is over. आप, मैंने जिस हिसाब से ये क्वेश्चन लिखा हुआ है उसी हिसाब से आप लिख सकते हो आपके एग्जाम के अंदर। वैसे वो उसने नोट्स में भी सेम ही दिया हुआ है। तो ये मुझे मिल गया एंगुलर मोमेंटम एंड डाइपोल, ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट के बीच का रिलेशन मुझे मिल गया। क्या फ्रेंड्स ये चीज आपको समझ में आई, थ्योरी समझ में आया? सर हाँ बोलो। सर इलेक्ट्रिक करंट में वो ईवी किस तरह है वो जो इलेक्ट्रिक करंट में ईवी किस तरह है? देखो ये फॉर्मूला, उसके ऊपर का फॉर्मूला पता चला आपको, करंट हाँ इज सर। बाई टी। अब हाँ इसके बाद ये पता चला ई बाई कैपिटल टी। हाँ हाँ क्या ये पता चला ई बाई कैपिटल टी? हाँ सर। तो अब कैपिटल टी का वैल्यू क्या है? 2πr/v। हाँ सर। हाँ तो लिख दो 2πr/v और डिनोमिनेटर गोस टू न्यूमरेटर। हाँ हाँ सर, खबर पड़ गई। इज इट ओके? यस सर। ओके। तो फ्रेंड्स अगर कोई पॉजिटिव चार्ज, अगर सर्कुलर मोशन करता, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इसके ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट एंड उसका एंगुलर मोमेंटम, कोई पॉजिटिव चार्ज अगर होता तो उसका ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंट के बीच में ये रिलेशन होता, बीच में पॉजिटिव आता। क्यों? बिकॉज चार्ज अगर पॉजिटिव है तो दोनों के करंट, तो दोनों के डायरेक्शन सेम हो जाते, तो बीच में पॉजिटिव आता। तो ये है ना जनरलाइज्ड फॉर्मूला है, पॉजिटिव नेगेटिव सारे चार्जेस के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। बट अगर नेगेटिव चार्ज है तो आपको क्या करना है कि चार्ज के बदले उसके नेगेटिव साइन के साथ उसका वैल्यू प्लेस करना है। तो ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला है, वो सारे चार्ज किसी भी टाइप के लिए ये वैलिड है। तो ये जनरल फॉर्मूला है। बट आपको करना क्या है कि अगर कोई चार्ज नेगेटिव, सपोज के इलेक्ट्रॉन है, तो आपको क्यू के बदले माइनस ई लिखना है, तो क्यू के बदले माइनस ई लिखना है। मतलब ये कोई भी चार्ज के लिए, कोई भी रोटेटिंग चार्ज के लिए ये वैलिड फॉर्मूला है। चार्ज को उसके साइन के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ उसको प्लेस करना है। तो क्या फ्रेंड्स ये चीज आपको समझ में आया? यस सर। अब देखो मेरी एक बात सुनो, कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व होता है। अब इसके मतलब इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या हुआ? इसका प्रैक्टिकल मीनिंग ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन, देखो कोई भी न्यूक्लियस है, हमको पता है कि न्यूक्लियस कोई भी, आपको पता है कि भाई एनी ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ molecules are made up of atoms and atoms are consist of a nucleus and the rotating electron around it. तो कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिकली तो यही चीज है, कोई भी, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो वो कोई भी ऑब्जेक्ट, द बेसिकली द ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड एटम्स कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन। वो सारे ऑब्जेक्ट का ये इनहेरेंट चीज, इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है। बट सीखने क्या मिला? तो सीखने ये मिला कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास रोटेट हो रहा है तो उसका कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगा, और वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को ये एंगुलर
एंगुलर मोमेंटम के साथ उसका रिलेशन है। तो क्या होता है भैया कि इलेक्ट्रॉन के पास ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट होती है, बट मैं आपको और एक चीज बताऊं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास ये ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट तो होता ही है, बट साथ साथ में उसका कुछ इंटरनल डाइपोल मोमेंट भी होता है। जैसे अर्थ है, अर्थ, तो अर्थ आपको पता है कि अर्थ के दो टाइप के मोशन है। एक जो मोशन है वो रोटेशन अराउंड द सन होता है। अर्थ के दो टाइप के मोशन होता है, एक अराउंड द सन, अर्थ का अराउंड द सन रोटेशन होता है, और दूसरा उसके खुद के एक्सिस पे रोटेशन होता है। तो उसके दो टाइप के एंगुलर वेलोसिटी होते हैं। तो हियर आल्सो वी कैन अज्यूम दैट द इलेक्ट्रॉन इज आल्सो पोजेसिंग टू काइंड ऑफ डाइपोल मोमेंट। एक जो होता है वो ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट होता है, और दूसरा जो होता है उसको स्पिन डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। तो आई रिपीट, आपको ये चीज याद रखना है, ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट क्यों प्रोड्यूस होता है उसका हमने कैलकुलेशन किया, बट स्पिन डाइपोल मोमेंट क्यों प्रोड्यूस होता है वो जानने के लिए आपको क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना पड़ेगा। बट आपको ये चीज हमेशा माइंड में रखना है कि इलेक्ट्रॉन के पास दो टाइप के डाइपोल मोमेंट है, एक उसका ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट है और दूसरा उसका स्पिन डाइपोल मोमेंट है। और ये स्पिन डाइपोल मोमेंट क्या है और वो क्यों प्रोड्यूस होता है उसके बारे में क्वांटम मैकेनिक्स में आपको दिया गया है। अभी तो आपको जस्ट याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन के पास एक स्पिन डाइपोल मोमेंट भी होता है। तो ये ऑर्बिट, सर हाँ बोलो। सर स्पिन डायपोल मोमेंट એટલે 1/2 माइनस 1/2 વાળું ને? एग्जैक्टली आप केमिस्ट्री में शायद वो हाफ एच कट पढ़ते होगे। स्पिन डाइपोल मोमेंट शायद आपको केमिस्ट्री में आता होगा, हाफ प्लस और माइनस हाफ एच अपन 2 पाई, हाफ एच कट। क्या आप ये केमिस्ट्री में पढ़ते हो, प्लस और माइनस एच अपन 2 पाई, हाफ पाई? 11th માં આવ્યું હતું સર। हाँ, वो स्पिन डाइपोल मोमेंट का थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा शायद। तो इसी को स्पिन डाइपोल मोमेंट, पर उसका रीजन क्या है वो आपको अभी पता नहीं चलेगा, वो क्वांटम मैकेनिक्स में दिया हुआ है। अभी तो मैंने आपको इतना ही सिखाया कि ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट कैसे प्रोड्यूस होता है, और स्पिन डाइपोल मोमेंट भी होती है, ऐसा मैंने आपको नॉलेज दिया। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बोहर मैग्नेटॉन, बोहर मैग्नेटॉन क्या है, तो ये न्यूक्लियस के आसपास जो इलेक्ट्रॉन रोटेट होता है, तो उसका जो स्मॉलेस्ट जो ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट है उसको बोहर मैग्नेटॉन बोलते हैं। तो क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज बोहर मैग्नेटॉन एंड डिराइव इट्स वैल्यू, डिराइव इट्स फॉर्मूला एंड इट्स वैल्यू। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। तो अभी एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको सिखा रहा हूं, बोहर मैग्नेटॉन। क्या केमिस्ट्री में आपने ये वर्ड सीखा है? नो सर। अंदर बोहर मैग्नेटॉन ऐसा कुछ आपने नहीं सुना क्या? ना। तो शायद आएगा वो। तो अब क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाट इज बोहर मैग्नेटॉन and what is its value, what is its expression? तो किसको बोहर मैग्नेटॉन बोलते हैं? a smallest magnetic dipole moment of electron rotating around the nucleus is called a Bohr magneton. Smallest orbital magnetic dipole moment of electron rotating around nucleus is called Bohr magneton. तो अब मुझे क्या करना है, तो मुझे इलेक्ट्रॉन का स्मॉलेस्ट डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। तो वैसे हमको ये तो पता है कि ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, अभी हमने प्रूव किया। बोलो क्या मिला था हमको स्केलर फॉर्म में?
तो ये तो हमने प्रूव किया था। हाँ, वैसे मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि ये जो E/2m होता है उसको गायरोमैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं। ये E/2m जो होता है इसको बोलते हैं, इसको गायरोमैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं। गायरो मैग्नेटिक रेशियो, और उसका जो वैल्यू है वो 8.8 इंटू 10 पावर 10 कूलम पर केजी इसका वैल्यू है। ये तो मुझे पता है। नाउ अकॉर्डिंग टू बोहर्स फर्स्ट हाइपोथेसिस, किसी को पता है बोहर का जो फर्स्ट हाइपोथेसिस क्या था? द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग अराउंड द डिफरेंट ऑर्बिटली is always a integer part of h/2 pi। क्या ये आपको याद है कुछ हाँ केमिस्ट्री? सर, क्वांटाइज वैसा है। हाँ, Yes, yes. दैट इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। क्या ये आपको पता है? केमिस्ट्री में आप पढ़े हो। यस सर। हाँ सर। That was the first hypothesis of the Bohr, that angular momentum of electron rotating around the nucleus must be the integral of h/2 pi। That is also known as the quantization of the angular momentum, where n's value is a integer, that is a 1 2 3 etc। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि what is the smallest value of the L? चलो अब h/2 pi। या एग्जैक्टली अब मैं है ना ये L का वैल्यू जो है ना वो इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस करने वाला हूँ। ये एंगुलर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू द बोहर्स हाइपोथेसिस, ये इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमको पता है कि वो h/2 pi के इंटीग्रल मल्टीपल में ही होता है। बट आई वांट टू फाइंड द मिनिमम ऑर्बिटल मोमेंटम। तो मुझे मिनिमम ऑर्बिटल मोमेंटम फाइंड करने के लिए n का कौन सा वैल्यू प्लेस करना पड़ेगा? n का कौन सा वैल्यू लेना पड़ेगा मुझे? 1. 1। तो ये जो है ये मिनिमम ऑर्बिटल मोमेंटम को ही बोहर मैग्नेटॉन बोलते हैं। तो ये बोहर मैग्नेटॉन का वैल्यू मुझे फाइंड करना है, तो उसके लिए मुझे मिनिमम ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट फाइंड करना पड़ेगा। अब ये E/2m का वैल्यू तो हमको पता है कि वो 8.8 इंटू 10⁻10 होता है। आप उसका वैल्यू भी प्लेस करके फाइंड कर सकते हो। चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻19, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg, उसको प्लेस करके भी फाइंड कर सकते हो। बोहर्स कांस्टेंट, सॉरी प्लैंक कांस्टेंट h का जो वैल्यू होता है वो 6.625 इंटू 10⁻34 होता है जूल इंटू सेकेंड। आप शायद केमिस्ट्री में 26 लिखते हो, वो अर्ग इंटू सेकेंड में होता है, ये जूल इंटू सेकेंड में है। 2 इंटू 3.14। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो करो तो क्या आता है कैलकुलेटर से देखो तो 8.8 इंटू 6.625 अपॉन 2 अपॉन 3.14 क्या आता है देखो। 8.8 ही हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट क्या आ रहा है? सर, मतलब 8. Sir, 9.28. 9.28। ओके, तो दिस इज कॉल्ड बोहर मैग्नेटॉन। अब आई थिंक शायद केमिस्ट्री में ये आ रहा है, ये वैल्यू भी आती है, ये वैल्यू भी केमिस्ट्री में है। नहीं सर, पहली बार देखी है। हाँ तो अभी आएगा, वो थोड़े और चैप्टर पढ़ोगे ना केमिस्ट्री में तो आ जाएगा। तो ये केमिस्ट्री में भी आने वाला है, वहां पे डायरेक्टली वैल्यू दिया हुआ है कि बोहर मैग्नेटॉन का वैल्यू 9.27 10⁻24 है। अब वो कैसे आया वो मैंने फिजिक्स में यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो क्वेश्चन ऐसा था कि व्हाट इज बोहर मैग्नेटॉन एंड डिराइव इट्स वैल्यू, डिराइव इट्स एक्सप्रेशन एंड इट्स वैल्यू। तो हमने द स्मॉलेस्ट ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द बोहर मैग्नेटॉन। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला लिखा, उसके बाद वो बोहर्स हाइपोथेसिस नंबर 1 अप्लाई किया और उसका स्मॉलेस्ट वैल्यू हमने फाइंड कर दिया, तो वो मुझे मिल गया बोहर मैग्नेटॉन। क्या ये चीज आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर।
इज इट ओके फ्रेंड्स? क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। But once again, I am going to tell you, I am going once again, I am going to tell you that देखो, इलेक्ट्रॉन के पास दो टाइप के डाइपोल मोमेंट होते हैं। एक जो होता है वो ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट होता है और दूसरा स्पिन डाइपोल मोमेंट होता है। और ये स्पिन डाइपोल मोमेंट क्यों प्रोड्यूस होता है, तो उसका एक आंसर ऐसा है कि इट इज अ इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक। वो चार्ज पार्टिकल का खुद का इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक है। तो भी उसका रीजन आपको क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ोगे, अभी उसकी जरूरत नहीं। अभी आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन के पास एक और भी डाइपोल मोमेंट होती है, उसको स्पिन डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी इसको मैं रब कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 41 मैंने सिखाया आपको। तो 41 मैंने पूरा प्रूव किया। तो ये रिलेशन हमको फाइनली मिला कि डाइपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम के बीच में ये लास्ट में वेक्टर फॉर्म में रिलेशन मिला। तो वैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो रहा है। अभी ये सब एक्स्ट्रा है तो ये लिखने की जरूरत नहीं। हाँ, लास्ट में ये लिखना है, द रेशियो ऑफ E/2m इज कॉल्ड। अच्छा, बराबर है, बराबर, सब कुछ बराबर है। तो रेशियो ऑफ E/2m इज नोन एज अ गायरो मैग्नेटिक रेशियो एंड इट्स वैल्यू इज 8.8 10 कूलम पर kg। तो अभी ये क्वेश्चन खत्म हुआ, बराबर है, पूरा बराबर दिया हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 भी मैंने खत्म कर दिया। डिफाइन बोहर मैग्नेटॉन। तो it is defined as a magnetic moment associated with the electron due to its orbital motion in the first orbit। तो मैंने फर्स्ट ऑर्बिट के बदले मैंने थोड़ा इजी बना दिया आपके लिए। तो मैंने फर्स्ट ऑर्बिट के बदले क्या किया मैंने, तो मैंने ये कह दिया कि भाई स्मॉलेस्ट डाइपोल मोमेंट, बिकॉज फर्स्ट ऑर्बिट में उसका स्मॉलेस्ट होता है। तो स्मॉलेस्ट ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड एज अ बोहर मैग्नेटॉन। तो पहले यहाँ पे बोहर्स फर्स्ट हाइपोथेसिस का यूज किया हुआ है और उसके बाद उसका वैल्यू यहाँ पे मिनिमम डाइपोल मोमेंट में फाइंड करने के लिए उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया और सिंप्लीफाई किया। तो उसका आंसर मिल गया 2.9.27 10 - 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर एंड विच दिस इज नोन एज अ बोहर्स मैग्नेटॉन। और उसके बाद ये ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट एंड स्पिन डाइपोल मोमेंट के क्या है उसके बारे में बातचीत किया हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि एनी चार्ज इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑब्वियसली, कोई चार्ज अगर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन करता है, तो उसके पास ऑर्बिटल मोमेंट तो होती ही होती है, वो हमने प्रूव किया। ऑर्बिटल मोमेंट तो प्रूव होती ही है, वो तो हमने प्रूव किया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ, दिस डाइपोल मोमेंट इज लेबल्ड, इज डिफाइंड, is considered to be a orbital magnetic dipole moment, and its value we found that for the first case, for the minimum value, its minimum value is 9.27. Beside the orbital momentum, the electron has an intrinsic magnetic momentum as well. इलेक्ट्रॉन के पास एक खुद की अंदर की एक डाइपोल मोमेंट होती है एंड दैट इज उसका वैल्यू, फॉर्चुनेटली उसका वैल्यू भी इतना ही मिलता है। वो इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट जो होती है उसका वैल्यू भी फॉर्चुनेटली इतना ही मिलता है, बट वो जो इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट होती है उसको स्पिन डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये स्पिन डाइपोल मोमेंट क्यों प्रोड्यूस होता है उसका रीजन तो आप क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ोगे, बट आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन के पास दो टाइप के डाइपोल मोमेंट होते हैं, एक ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट और दूसरा जो है वो स्पिन डाइपोल मोमेंट है। तो क्या ये फ्रेंड्स आपको ये पूरा थ्योरी समझ में आया? Yes, sir. ओके। फ्रेंड्स, अभी एक नया ही टॉपिक गैल्वेनोमीटर की बात है। गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन और उसका जो वर्किंग है वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक साथ डिस्कस करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल अभी सॉल्व कर लेते हैं, अभी कुछ न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे ये बताओ कि हमने इलस्ट्रेशन कौन कौन से डिस्कस किए हैं अभी तक? Anybody will tell me how many, which up to which illustration we have discussed so far?
क्या 1 to 10 इलस्ट्रेशन? हाँ सर, 1 to 10 तो हो गए थे। अच्छा, 1 to 10 इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, राइट? तो अभी हम इलस्ट्रेशन नंबर 11 डिस्कस करेंगे। illustration number 11 is a very really a very 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 good illustration. उसके द्वारा बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एज ए एमसीक्यू आपको पूछ सके ऐसे है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इसको शांति से थोड़ा समझना, बहुत सारे एमसीक्यू के लिए ये आपको काम आएगा। क्या आपके मोबाइल में ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है? यस सर। ओके, सो फ्रेंड्स क्या लिखा है देखो, 100 number of tons are closely wound in the circular coil of a radius 10 centimeter carrying the current of 3.2 ampere. Number A, what is the magnetic field on its center? So magnetic field at the center of coil तो फ्रेंड्स आपको पता है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सेंटर? बहुत बार हमने मॉर्निंग। डिस्कस किया ये तो। अरे भाई हाँ, पॉइंट पे। सोलेनॉइड का है भैया, मोनी तो सोलेनॉइड का है, टॉरॉइड का भी है। तो ये है ना म्यू जीरो एन आई एस, याद है वो आपको, ये सर्कुलर कोयल का म्यू नॉट एन आई एस, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एस टू 3/2। हाँ सर। सेंटर पे आते हो तो x 0 हो जाएगा, तो x के वैल्यू 0 प्लेस करोगे तो म्यू जीरो एन आई अपॉन 2 आर हो जाएगा। बहुत बार किया है हमने। तो यहाँ पे 1/1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, म्यू नॉट के बदले 4π10⁻⁷। नंबर ऑफ टन्स हमको दिया हुआ है 100 है, करंट भी हमको दिया है 3.2 एम्पियर है, अपॉन टू रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर माने 0.1 मीटर। तो अगर इसको सिंप्लीफाई आप कर दोगे तो आपको मिलेगा ऑलमोस्ट 2 मिली टेस्ला। या 2π इंटू 3.2, तो ये हो जाएगा 2 मिली टेस्ला। कर सकते हो ना ये तो आप कैलकुलेशन? यस। हाँ सर। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ अभी, दूसरा क्वेश्चन क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। चलो वो भी आपको पता है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ कोयल। इलेक्ट्रॉन की बात नहीं है, कोयल की बात है, इलेक्ट्रॉन की बात खत्म। मैग्नेटिक मोमेंट, डाइपोल मोमेंट ऑफ अ कोयल। कोयल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है? NIA। NIA। NI, वो अभी आपको पता है। नंबर ऑफ टन्स हमको दिया हुआ है 100 है, करंट हमको दिया हुआ है 3.2 एम्पियर है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर। रेडियस हमको दिया हुआ है, रेडियस वैसे भी हमको दिया हुआ है, रेडियस है ना वो 0.1 है। तो ये 100 इंटू 3.2 इंटू पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर, अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो यू विल गेट द 20 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो अब ये थर्ड एंड फोर्थ जो क्वेश्चन है सी एंड डी, उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एंड JEE नीट के लिए ये अभी आपको समझना बहुत जरूरी है। तो अभी मैं जो आपको बता रहा हूं वो आप उसको ध्यान से समझने का ट्राई करो, आपके लिए अभी जो मैं बता रहा हूं वो बहुत ही जरूरी है JEE नीट के लिए। ओके, तो अभी ये जो सी है उसमें क्या लिखा है, ध्यान से आप सोचो क्या लिखा है। तो क्या दिया है फ्रेंड्स, ऐसा दिया है कि a coil is placed in the vertical plane and is free to rotate about the horizontal axis which coincide with its diameter। देखो
कोयल को कैसे पड़ा हुआ है कोयल? सपोज कि ये वर्टिकल। अर्थ सरफेस है, ये अर्थ का सरफेस है, तो कोयल कौन से प्लेन में पड़ा हुआ है? बताओ भैया मुझे, कोयल कौन से प्लेन में पड़ा हुआ है? तो वर्टिकली मतलब पैरेलल टू अर्थ सरफेस। अरे वर्टिकल क्या, पैरेलल टू अर्थ सरफेस होता है क्या? उसको वर्टिकल वर्टिकल बोलते हैं क्या? अच्छा मतलब अपवर्ड, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब कोयल जो पड़ी है ना वो ऐसे पड़ी है, कोयल जो पड़ा हुआ है वो कुछ ऐसे करके पड़ा हुआ है, ऐसे। और अब उसका खुद का जो एक्सिस है वो अलग है एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग है। उसके खुद का जो एक्सिस है वो ये है, दिस इज द एक्सिस ऑफ द कोयल, बट उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग है ना भैया। दिस इज जस्ट इट्स ओन एक्सिस, बट एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग है। ये कोयल का खुद का एक्सिस है। सर बोलो। तो वर्टिकल मतलब कॉइल तो, अच्छा ओके, हाँ हाँ सर। वर्टिकल प्लेन मतलब पूरा अर्थ से जो परपेंडिकुलर होता है उसको वर्टिकल प्लेन बोलते हैं। अब यहाँ पे ऐसा क्लियरली लिखा हुआ है कि कोयल जो है वो रोटेट कौन से एक्सिस पे करती है। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या लिखा है? द कोयल इज प्लेस्ड इन द वर्टिकल प्लेन। देखो वर्टिकल प्लेन में मैंने उसको रखा, एंड इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। चलो कोई मुझे बताएगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस किसको बोलते हैं? फ्रेंड्स एवरीबडी प्लीज लुक एट मी। सर मेरा पिक्चर है उसको आप उसके ऊपर डबल क्लिक करो तो वो बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये अर्थ सरफेस है, अज्यूम कर लो कि ये अर्थ सरफेस है। तो अर्थ सरफेस के पैरेलल कोई भी एक्सिस है, अर्थ के सरफेस के पैरेलल कोई भी एक्सिस है, दे कैन बी कंसिडर्ड एज अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अर्थ के सरफेस के पैरेलल कोई भी एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। बट अगर ये एक्सिस, अगर इसको आप एक्सिस कंसिडर करते हो तो ये क्या हो जाएगा? वर्टिकल एक्सिस हो जाएगा। और अर्थ के सरफेस के पैरेलल कोई भी एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल ही है। तो यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि कोयल जो है ना वो एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रही है, बट वो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो कहाँ से पास हो रही है? तो वो कोयल के डायमीटर से। तो मुझे ऐसा कोई एक्सिस सोचना है कि जो हॉरिजॉन्टल भी है एंड कोयल के डायमीटर में से भी पास हो रही है, जो हॉरिजॉन्टल भी है और कोयल के डायमीटर में से भी पास हो रही है। तो कैन यू थिंक अबाउट दिस काइंड ऑफ एक्सिस? कोई मुझे बताएगा ये जो एक्सिस है वो कोयल के डायमीटर में से पास हो रही है, और ये जो है ना वो वो 3 डायमेंशनली आपको देखना पड़ेगा। 3 डायमेंशनली आप अज्यूम कर सकते हो, इसको इमेज कर सकते हो। ये हाँ सर मतलब आपके वो मोबाइल में से बाहर, एक्सिस आपके फोन मोबाइल के, में से बाहर हाँ आएगी ये, बस वही। आपके मोबाइल में से बाहर की तरफ आएगी ये एक्सिस। क्या ये समझ में आया आपको? यस सर। और ये कोयल मतलब सोचो ऐसा है, यहाँ पे देखो मेरे 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 सामने देखो, तो ये है अर्थ सरफेस और ये कोयल पड़ा हुआ है, ये कोयल पड़ा हुआ है यहाँ पे, ऐसे पड़ा हुआ है। और उसका इसका खुद का जो एक्सिस है ना वो ये है, दैट इज द इट्स ओन एक्सिस। वो उसके इसके रिस्पेक्ट में रोटेट नहीं हो रही है, बट वो ये एक्सिस पे रोटेट हो रही है जो डायमीटर में से पास हो रही है। देखो ये जो एक्सिस है वो डायमीटर में से पास हो रही है और इसके रिस्पेक्ट में ये रोटेट होगी, मतलब ये ऐसे रोटेट होगा, कोयल का रोटेशन ऐसे होगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? यस सर। और ये है, ये कोयल वर्टिकली पड़ा हुआ है और वो रोटेट होगा ऐसे, बिकॉज उसका जो एक्सिस जो रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो डायमीटर में से पास हो रहा है और वो अर्थ के सरफेस से हॉरिजॉन्टल है। देखो ये अर्थ के सरफेस पे पैरेलल भी है, ये एक्सिस जो है वो अर्थ के सरफेस के पैरेलल भी है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और ये रोटेट होगा ऐसे कोयल। क्या ये बात आपको समझ में आया? यस सर। यस सर। तो अब करना क्या है? चलो ये तो सब समझ में आ गया कि भाई वो कैसे रोटेट होता है, बट करना क्या है? तो चलो मुझे ये बताओ कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये अच्छा अब देखो अब क्या लिखा है, देखो मेरे ध्यान से सुनो।
a uniform magnetic field 2 Tesla in the horizontal direction exists such that initially the axis of coil, axis of rotation की बात नहीं है, अब किसकी बात है? Axis of coil. So horizontal uniform magnetic field of a 2 Tesla in a horizontal direction exists such that it's initially the axis of the coil is in the direction of the field. मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई किया हुआ है वो कैसे अप्लाई किया हुआ है? वो ये coil के axis हाँ, के direction. अर्थ के सरफेस से पैरेलल है और कोयल के एक्सिस ऑफ रोटेशन से पैरेलल नहीं है। कोयल के एक्सिस से उसका वो जो ये जो है ना वो कोयल के एक्सिस ऑफ रोटेशन से नहीं, बट कोयल का जो एक्सिस है उस Centripetal axis. हाँ उसका खुद का जो एक्सिस है उसके पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। तो दिस इज व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। तो अब मुझे ये सोच के बताओ कि वेक्टर ए का मतलब कि कोयल के एरिया वेक्टर का, तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना होगा? 0 हो जाएगा। सही बात है। ये एक्सिस ऑफ द कोयल है एंड दिस वन इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये दोनों अलग चीज है, इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। रोटेशन का एक्सिस अलग है एंड कोयल का खुद का एक्सिस अलग है और मैग्नेटिक फील्ड कोयल के खुद के एक्सिस के पैरेलल है। अब हमको पता है कि आपको वेक्टर ए फाइंड करना है, तो कोयल का जो प्लेन है ना, देखो कोयल तो ऐसा पड़ा हुआ है तो उसका प्लेन ये होगा, तो वेक्टर ए तो ऐसे ही होगा। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों एक ही डायरेक्शन में है। देखो क्या ये बात आपको समझ में आया? नहीं सर। है। वेक्टर ए क्या होता है? तो कोयल का जो प्लेन है ना उससे परपेंडिकुलर जो होता है उसको वेक्टर ए बोलते हैं। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, area is a vector quantity and the direction of vector A is taken normal to the plane of the area, plane of the surface। तो कोयल ऐसे पड़ा हुआ है तो कोयल का जो प्लेन है वो ये प्लेन है और उसका परपेंडिकुलर ये वेक्टर A है और कोयल का एक्सिस भी वही है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। तो अब आप फिगर को देख के आप सोच सकते हो कि वेक्टर बी एंड वेक्टर ए दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो उसके दोनों के बीच का एंगल 0 होगा इनिशियली। चलो अब समझ में आया? यस सर। तो अब क्या है क्वेश्चन में? तो इनिशियली तो एंगल 0 है, बट अब क्या करना है कि कोयल को रोटेट करना है, 90 डिग्री तक रोटेट करना है। तो ये इनिशियल सिचुएशन है, ये है ना, ये इनिशियल सिचुएशन है। अब 90 डिग्री रोटेट करो तो कोयल इनिशियली ऐसे था। अब कोयल का रोटेशन याद है ना आपको कैसे हो रहा है? ऐसे हो रहा है, ऐसे। तो कोयल को अगर 90 डिग्री रोटेट करते हो तो कोयल ऐसा, यहाँ ऐसा था इनिशियली, वो अर्थ के सरफेस से ऐसा पड़ा था कोयल। अब 90 डिग्री रोटेशन होने के बाद वो ऐसा हो जाएगा। देखो ये कोयल का जो रोटेशन, ये अर्थ सरफेस है, ये वर्टिकल प्लेन में कोयल पड़ा है और ये उसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो डायमीटर में से पास हो रहा है इसके अराउंड वो रोटेट हो रहा है। तो 90 डिग्री रोटेट होने के बाद वो ऐसा हो जाएगा। तो 90 डिग्री रोटेशन होने के बाद 90 डिग्री रोटेशन होने के बाद उसका स्टेट कैसे हो जाएगा? उस पैरेलल टू बी। हाँ एग्जैक्टली। तो उसके मैं अभी बताता हूं मैं कैसे होगा। तो 90 डिग्री रोटेशन होने के बाद कोयल का सिचुएशन कुछ ऐसे हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड तो वहां का वही रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो तो वही का वही रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी रिमेन्स द सेम डायरेक्शन। तो अब मुझे बताओ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 90। अब वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए अब तो वो ऊपर मतलब कोयल के परपेंडिकुलर आएगा। वेक्टर ए जो है वो तो ऑलवेज कोयल के जो प्लेन है उससे परपेंडिकुलर होता है। तो नाउ दिस विल बी द वेक्टर ए। तो अब क्या हो जाएगा? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में एंगल 90 हो जाएगा। तो आफ्टर द रोटेशन ऑफ द 90 डिग्री, आफ्टर रोटेटिंग द कोयल बाय 90 degree, the angle between the vector and vector b is a 90 degree. So question is that
what are the magnitude of the torque on the coil in the initial and final state? तो ये जो फिगर है वो उसका फाइनल स्टेट शो कर रहा है। तो मुझे टॉर्क फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स आपको पता है टॉर्क कैसे मिलेगा? B ना sin theta. हाँ, तो टॉर्क ऑन अ कोयल, करंट कैरिंग कोयल in a magnetic field can be given by B na sin theta, where actually a theta is the angle between, it is the angle between vector A and vector B. तो ये वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल है। तो अभी मुझे पता चल गया कि इनिशियली दोनों के बीच में एंगल कितना है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में 0. 0 है। तो फ्रेंड्स अब मुझे पता चल गया कि भाई अब ये फिगर मैंने ड्रॉ किया ना, इसके वजह से आपको ये सब पता चला। अदरवाइज ये आपको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता, बहुत ही मतलब टिपिकली लिखा हुआ है, अच्छा है। तो इनिशियली थीटा इज 0, तो टॉर्क हो जाएगा बीना साइन 0। अब साइन 0 तो क्या होता 0. है? अब साइन 0 तो 0 होता है। सर एक डाउट है। एक मिनट, जस्ट आई लेट मी कंप्लीट दिस। अब इन द फाइनल स्टेट, इन द फाइनल स्टेट at a final state theta becomes 90, so torque becomes बीना sin 90। अब sin 90 तो 1 है, तो ये हो जाएगा ओनली बीना। अब ये NI के बदले में डाइपोल मोमेंट m लिख दूं, चलेगा? अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो याद रखना हमेशा, वो कोई का खुद का मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। देखो याद रखो, कोई भी सिस्टम के ऊपर वो खुद के मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा फोर्स या टॉर्क नहीं लग सकता है, कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ही फोर्स या टॉर्क लग सकता है। तो यहाँ पे जो बी है वो उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वो हमने एक्सटर्नली जो अप्लाई किया वो 2 टेस्ला वाला जो एक्सटर्नल, खुद का तो भले ही 2 मिली टेस्ला है, वो अलग चीज है। बट यहाँ पे जो टॉर्क है वो खुद का नहीं है, वो बाहर से हमने जो अप्लाई किया वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और डाइपोल मोमेंट तो 20 है, तो डाइपोल मोमेंट का आंसर 20 आ रहा है या 10 आ रहा है क्या? ये 10 आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 10 अप्रोक्सीमेटली आएगा, 20 नहीं आएगा, 10 आएगा। तो ये फाइनली ये जो टॉर्क मिलेगा वो मिल जाएगा आपको 20, ये 20 आपको मिलेगा 20 न्यूटन इंटू मीटर। चलो बोलो तनिष, क्या क्वेश्चन है? સર એકચ્યુઅલી આ કોઇલ સોલિડ લોડ નથી કારણ કે આમાં 100 ટન્સ છે. अच्छा है, बट दे आर क्लोजली बाउंड, so it is a such a closely bound that you can see only 1 ton। ઓકે સર हाँ એટલે देखो પછી ये रहा, આમાં ये मेरे पास वही વર્ટિકલ है, देखो પ્લેન. मेरे पास वही है, देखो ये देखा आपने, હા ઓके ये 100 टन यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखो देखा, यस सर. बट इट इज 2 હા મતલબ હા 1 coil। इज इट ओके? હા હા સર. ओके। સર સોલિનોઇડ હોત તો પછી આ જે વર્ટિકલ પ્લેન લખ્યું છે એ સિચ્યુએશન તો પછી અલગ થઈ જશે ને? नहीं, क्यों अलग होगा? वही है ना, वर्टिकल प्लेन में है। तो हाँ मतलब ये आपको यहाँ पे कोयल का जो थिकनेस है ना वो आपको बहुत ही छोटा कंसीडर करना है, वो लिखा है ना क्लोजली बाउंड, इसलिए। ओके, यस सर. अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी मतलब जोरदार है। ये यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर डी जो है वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। आप एक बार मेरी बात ध्यान से सुन लो, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ऐसा है कि क्वेश्चन नंबर डी, what is the angular speed acquired by the coil when it rotated by the 90 डिग्री? जब उसका 90 डिग्री रोटेशन होगा उसके बाद उसका एंगुलर स्पीड कितना होगा? तो फ्रेंड्स मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से देखना। हियर वर्क डन बाय टॉर्क, टाउ थीटा. वर्क डन बाय द टॉर्क ऑन अ coil get converted into rotational kinetic energy।
Actually it is a work energy theorem, if you remember. Work energy theorem, that the work done is equals to change in kinetic energy. तो मुझे यहाँ पे वर्क फाइंड करना पड़ेगा। तो आपको ये पता होगा, हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर लिया है कि टॉर्क के द्वारा जो वर्क होता है, आपको ये पता होगा कि फोर्स के द्वारा जो वर्क होता है वो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? जो वर्क होता है उसका फॉर्मूला इंटीग्रेशन एफ डी एक्स है। तो जो काम ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स करता है वही काम रोटेशनल मोशन में टॉर्क करता है। एंड एक्स इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा हो जाएगा। फ्रॉम वेयर टू वेयर? फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। अब ये टॉर्क का फॉर्मूला क्या है भैया? बीना साइन थीटा। इन केस ऑफ बीना आई कैन राइट एम बी साइन थीटा, बिकॉज एन आई ए इज इक्वल्स टू एम। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? फर्स्ट चैप्टर में हमने लिखा था पी साइन थीटा, याद है आपको? फर्स्ट चैप्टर में टॉर्क का फॉर्मूला पी साइन थीटा था, तो यहाँ पे एम बी साइन थीटा है। चलो अब ये एम बी बाहर आ जाएगा और साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा? वैसे साइन का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा होगा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। अब ये माइनस एम बी को बाहर, माइनस बाहर निकालते हैं, पहले अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट। तो ये पहले अपर लिमिट लगाया बाद में लोअर लिमिट। अब ये माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे ये W इज इक्वल टू डेल्टा के है, तो एम बी माइनस को मल्टीप्लाई कर दो तो कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। तो फ्रेंड्स शायद आपको ये पता है, हमने ये फर्स्ट चैप्टर में भी प्रूव किया था कि वर्क डन कैन बी गिवन बाय फॉर्मूला W इज इक्वल टू पीई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। वहां पे पीई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 था। तो ये फॉर्मूला आप एज अ शॉर्टकट याद रख सकते हो कि टॉर्क के द्वारा कितना वर्क होता है कोइल के ऊपर, कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल के ऊपर या कोइल के ऊपर अगर टॉर्क लगता है तो उसके ऊपर कितना वर्क होता है, ये आपको एज अ शॉर्टकट याद रखना है। अब यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इनिशियल जीरो, इनिशियल क्यों जीरो? बिकॉज इट्स जस्ट स्टार्ट रोटेटिंग, स्टेडी स्टेट में स्टार्ट रोटेटिंग। हाँ, तो डाइपोल मोमेंट तो कोइल का है, हमको पता है वो 10 है। मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 2 अप्लाई किया हुआ है। इनिशियल एंगल कोस 0 होगा एंड फाइनल एंगल कोस 90 होगा, फाइनल एंगल 90 डिग्री है। अब मुझे यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया हुआ है, लास्ट में लिखा देखो क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर 0.1 हाँ 0.1 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 0.1। अब ये मुझे फाइनल ओमेगा फाइंड करना है। देखो व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एक्वायर्ड, मतलब फाइनल एंगुलर स्पीड मुझे फाइंड करना है। ये हो जाएगा 20 इंटू 1, कोस 0 1 होता है, कोस 90 0 होता है, तो ये हो जाएगा 400 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो उसका रूट निकालो तो क्या मिलेगा आपको? 20। तो फ्रेंड्स क्या आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए? यस सर। तो इट इज अ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बहुत सारे, जस्ट अ मिनट, बहुत सारे यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए एज वेल एज बोर्ड के एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो बोलो क्या बोल रहे हो? सर वो वर्क डन में से डी क्यू कहाँ गया, इंटीग्रेशन में नहीं है। क्या बोल रहे हो? सर वर्क डन में से, हाँ, वर्क डन का जो फॉर्मूला है ना, इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा। अब ये टाउ का जो फॉर्मूला है वो तो हमको पता है कि बीना साइन थीटा। अब बीना मतलब एन आई ए के बदले हम एम लिख सकते हैं। तो ये जो टॉर्क का जो फॉर्मूला है ना उसको हम एम बी साइन थीटा भी कह सकते हैं। ये टॉर्क का फॉर्मूला, बिकॉज एन आई ए जो है वो एम है, तो मैंने टॉर्क के बदले एम बी साइन थीटा लिखा है। चलो यहाँ तक आपको समझ में आया? हाँ सर। अब क्या है, अब ये है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है ना, 11th स्टैंडर्ड में मैंने सिखाया था। आपके 11th स्टैंडर्ड में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला है। तो अभी आप इतना याद रख दो कि साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन साइन थीटा, उसका आंसर माइनस कोस थीटा आता है। अब आपको ऐसा क्वेश्चन होगा कि ये डी थीटा कहाँ पे चला गया, तो आपको ऐसा सोचना है कि ये कहाँ पे चला गया, ऐसा नहीं सोचना है। आपको ऐसा सोचना है कि उसका इंटीग्रेशन हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया, ऐसा सोचना है आपको। यस।
तो better you refer some equations of 11th standard for the integration and differentiation. You will get the ideas. Yes, sir. Okay. तो फ्रेंड्स दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वी हैड लर्न सो फार. तो आज का सेशन मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ. आज मैंने 5-7 थियोरी चलाया और एक आध न्यूमेरिकल चलाया. ये न्यूमेरिकल बहुत ही बढ़िया है, आप उसको ध्यान से देखिएगा, उसको समझने का ट्राई करिएगा. ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी काम आएगा. मैंने फिगर ड्रॉ किया हुआ है, टेक्स्ट बुक के अंदर इतना प्रॉपर नहीं दिया हुआ है जितना मैंने यहाँ पे लिखा है, तो मैं इसके स्क्रीनशॉट भी आपको भेज दूंगा. सर बोलो सर हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट लोग फर्क नहीं पड़े ना? क्या बोल रहे हो? हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट નો ફરક નહીં પડે ને? इंटीग्रेशन કોન્સ્ટન્ટલી ફરક નહીં પડે ને? क्या इंटीग्रेशन कांस्टेंट? પેલું પ્લસ જી કરીએ ને, इंटीग्रेशन કરીએ તો इंटीग्रेशन करिए तो છેલ્લે પ્લસ જી કરવાનું હોય ને, કોન્સ્ટન્ટ આવે ને. देखो उसको है ना इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं. और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कब आता है? जब आपके पास कोई लिमिट नहीं है. तो व्हेन यू इंटीग्रेट एनी समथिंग विद द लिमिट, तो उसको डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं. एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन में कभी भी कांस्टेंट्स, वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट कभी भी नहीं आता है. अब मैथ्स में हो क्या? हाँ हाँ तो मैथ्स में आपको नहीं सिखाया कि इसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं? और हाँ શીખાવ પણ તમે ફર્સ્ટ કરીને અહીંયા લખી નહીં ને ઓલું લિમિટ 1 માં क्या? એમાં वो तो मैंने उसको समझाने के लिए दिखा था भाई. ये मुझे पता है कि आप मैथ्स में हो तो यहाँ पे सी लिखना पड़ता है, बट फिजिक्स के अंदर क्या होता है कि जनरली लिमिट के साथ ही इंटीग्रेशन होता है. तो लिमिट के साथ ही जब आप इंटीग्रेट करते हो तो उसको वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिखने की कभी भी जरूरत नहीं होती है. ओके ओके. हाँ सर. तो फ्रेंड्स आज का सेशन मैं यहाँ तक रखता हूँ. आज का यहाँ पे एंड करता हूँ. कल JEE नीट का लेक्चर शाम को 7:30 बजे एज पर द शेड्यूल है. डोंट मिस दैट लेक्चर. हम वहाँ पे JEE के 3rd चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. मैंने 3rd चैप्टर स्टार्ट कर दिया है करंट इलेक्ट्रिसिटी का. उसमें हम 3rd चैप्टर में हम कुछ लास्ट मतलब ये क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं. तो आगे के कुछ क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करने का बोला था, तो डोंट कम विदाउट सॉल्विंग, आप सॉल्व करके लाना. मैंने एक पेपर भी भिजवाया है, आज शाम तक आपको उसको पेपर को सॉल्व करके आपको भेजना है. तो आज का सेशन यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ. थैंक यू फ्रेंड्स. किसी को कुछ पूछना है? सर वो आपने क्रिटिकल थिंकिंग नहीं पर वो वाले क्वेश्चंस दिए थे ना 3rd में. कौन सा? सर वो 100 एंड तो मैं करा रहा हूँ ना. में कुछ थे. क्रिटिकल तो मैं करा रहा हूँ. मैंने उसके आगे के क्वेश्चन हाँ हाँ ऑर्डिनरी थिंकिंग के, ऑर्डिनरी थिंकिंग वाले मैंने दिए हैं. क्रिटिकल हाँ वही वही मैं बोल रहा हूँ. तो वो करके लाना है आपको जो भी दिया है. हाँ सर. ओके, थैंक यू, बाय.